ओपीएस नौतन में आपका स्वागत करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में, यानी कोशिका। ये विद्युत वाला जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं सेल, वो ना फिजिक्स वाला। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सेल चैप्टर के बारे में और उसका नाम रहेगा कोशिका। सेल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका के बारे में कहते हैं। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहता है। यहाँ पे हम कोशिका के बारे में भले पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन जान लीजिएगा कि जीव विज्ञान में दो प्रकार से बांट करके हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान को। एक को कहते हैं जूलॉजी और एक को कहते हैं बॉटनी। जूलॉजी में आप जंतु के बारे में पढ़िएगा और बॉटनी में पेड़ पौधों के बारे में पढ़िएगा, ठीक है ना। जूलॉजी में आप जंतु के बारे में पढ़िएगा, जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, और इस जूलॉजी के जनक या फिर जंतु विज्ञान के जो जनक है उसका नाम है अरस्तु, ठीक है। उसका नाम क्या है? अरस्तु। और बॉटनी में पढ़ा जाता है पेड़ पौधे के बारे में, जिसके जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस, क्या नाम रहेगा? थियोफ्रेस्टस। याद रहेगा ना चीज। तो बायोलॉजी वहां से पढ़ते हैं, लेकिन हम आज पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, जिसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था और इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। और कैसी कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका के बारे में। कैसी कोशिका के बारे में खोज किया था? मृत कोशिका के बारे में। याद रहेगा ना चीज। और इस मृत कोशिका को नेफ्रोसिस के नाम से जाना जाता है। मृत कोशिका को किस नाम से जाना जाता है? नेफ्रोसिस। नेफ्रोसिस, याद रहेगा ना चीज। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था। तो कब किया था? 1665 ईस्वी में। लेकिन कैसी कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। आगे आते हैं लुईन हॉक जो है, इन्होंने कोशिका के बारे में इन्होंने खोज किया था। इन्होंने भी कोशिका के बारे में खोज किया था, लेकिन इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था वो जीवित कोशिका का खोज किया था। मृत कोशिका का किसने कहा था? खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। आपको ऐसे याद रखना है, रॉबर्ट हुक मृत कोशिका का खोज किया। क्यों? ताकि कोशिका का खोज किया तो नाम से याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक है ना, तो हुक से किसी छोटे छोटे चीजों को पकड़ते हैं उसको। हुक से किसी चीज को, छोटे छोटे जो चीज होते हैं उसको हम उसी से पकड़ लेते हैं। हुक से ही किसी छोटे छोटे चीज को पकड़ते हैं, तो रॉबर्ट हुक। लेकिन कैसी कोशिका का खोज? मृत। यहाँ पे देखिएगा ल्यूइन हॉक ने खोज किया था। तो ल्यू से याद रखिएगा, लाइव मतलब लिव जिसको कहते हैं ना, जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूइन हॉक ने किया था। स्लाइडन एवं स्वान की बात आती है। स्लाइडन एवं स्वान की जो बात आती है, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कोशिका सिद्धांत दे करके कि कोशिका, जो हमारे शरीर है वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था, स्लाइडन एवं स्वान ने क्या कोशिका सिद्धांत दिया था। अमृत कोशिकाओं का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। याद करने की ट्रिक बताए, हुक से छोटी छोटी चीजों को पकड़ा जाता है। दूसरी चीज ल्यूइन हॉक से याद रखिएगा, जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया। कैसी कोशिका का खोज किया? जीवित कोशिका का खोज किया। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या चीज का सिद्धांत दिया? कोशिका सिद्धांत दिया। और इन्होंने कहा कि हमारा शरीर जो है वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना रहता है। कोशिका से आप याद रखिएगा, कोशिका से मिलकर के बनता है ऊतक, और ऊतक से मिलकर के बनता है अंग, और अंग मिलकर के बनता है शरीर। याद रखना, कोशिका के समूह को ऊतक कहेंगे, ऊतक के समूह को अंग कहेंगे, और अंग के समूह को शरीर कहेंगे। तो ये चीज हम यहाँ से आपको बताने की कोशिश की। और मृत कोशिका को किस नाम से जानते हैं? नेफ्रोसिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नेफ्रोसिस की। अब आती है सवाल कि सबसे ओवरऑल देखा जाए तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो ये माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा यानी सबसे छोटी जो कोशिका होती है किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की होती है। और सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब फिर जब हम अपने मानव में बात करेंगे, मानव में, ये तो ओवरऑल पूरे देखें, लेकिन जब मानव की बात करेंगे तो सबसे जो छोटी कोशिका, मानव में यहां से लिख देते हैं मानव,
यहां से याद रखिएगा सबसे छोटी कोशिका। जब सबसे छोटी कोशिका के बात हम करना शुरू कर देंगे तो इसको कहते हैं स्पर्म। स्पर्म इसका क्या मतलब, हिंदी में क्या नाम देते हैं, शुक्राणु। और ये किस में पाया जाता है, मेल में, मतलब पुरुष में पाया जाता है। तो स्पर्म है, क्या नाम है इसका, स्पर्म है। यहां से थोड़ा सा यू कर लीजिए, ठीक है, स्पर्म है। तो यहां से ये चीज है, सबसे छोटी कोशिका मानव में क्या हो जाएगी, स्पर्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी कोशिका जो होगी, सबसे बड़ी जो कोशिका हो जाएगी वो ओवम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, ओवम की हो जाएगी, जिसको आप क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और किस में पाया जाता है, फीमेल। और सबसे लंबी जब कहे तो ये तंत्रिका तंत्र की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र की, यानी न्यूरॉन की। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी, मतलब पूरे साम्राज्य की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की, अंडे की। सबसे छोटी कोशिका जब मानव की बात करेंगे तो स्पर्म की होती है, मानव में और मेल में होता है। सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है, जिसको हिंदी में अंडाणु कहते हैं, और किस में होता है, फीमेल में होता है। सबसे लंबी बात करेगा तो तंत्रिका तंत्र, जो मस्तिष्क में होता है। याद रहेगा ना चीज, ये सारी चीज आपको यहां से याद रखना है। उसके बाद आपको क्या रखना है कि कोशिका के पुनर्निर्माण की जब बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पुनर्निर्माण की जब बात करेंगे, पुनर्निर्माण की जब बात करेंगे तो यहां से दो चीज याद रखिएगा कि सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होता है वो कहाँ होता है। सबसे तेज जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है लीवर में। कहाँ होता है, लीवर, जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत। यानी सबसे तेज जो विभाजन होगा, देखिएगा किसी की लीवर ज्यादा बढ़ जाती है ना, तो जितने तेज में बढ़ेगा उतना तेज में उसकी रिकवरी होती है, ये भी याद रखिएगा। दूसरी चीज, जो लीवर मतलब जैसे होता है, उस लीवर में अगर कोई चाकू आपको मार दे तो वो घाव जल्दी भर जाएगा। चाकू लगेगी, घाव जितनी, मतलब पूरे शरीर की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कहें तो पुनर्निर्माण जो होता है वो लीवर का होता है। नहीं के बराबर होता है उसको हम कहते हैं ब्रेन में। यानी एक तरीका से कहें कि सबसे कम विभाजन कहे या फिर कहें कि विभाजन होता ही नहीं है तो ब्रेन रहता है, मस्तिष्क रहता है। तो सबसे तेज कोशिका का निर्माण कहाँ होता है, पुनर्पूर्ति कहाँ होती है, पूछा पुनर्निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, जिसको यकृत कहते हैं। सबसे मतलब कम या नहीं के बराबर, एक तरीका से कहिए कि होता ही नहीं, तो ये किस में हो जाता है, मतलब सबसे तेज निर्माण होगा तो लीवर में, नहीं निर्माण होगा ब्रेन में, मस्तिष्क में। ये चीज याद रखिएगा। तो ये चीज आपको यहां से सीखने को मिलता है। अब आगे कुछ चीज के बारे में हम आपको दिखाना चाहते हैं, वहां से आपको चीज समझना है। सबसे पहले एक हम ऐसे डायग्राम बना लेते हैं। ये मानिए इसको हम ऐसे घेर देते हैं, गोला कर देते हैं इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं, सेल मेम्ब्रेन, जिसको आप कहते हैं कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। ये जो साइड साइड से पतली सी परत है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली। और ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। और ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है अर्ध परागम्य होती है, यानी कुछ वस्तु को देखिए सामने, जैसे ये है, ये झिल्ली है, इस बगल वाले वस्तु को धुंधलापन टाइप का हमको दिखा, पूरा स्पष्ट नहीं दिखेगा, इसलिए इसको अर्ध परागम्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध परागम्य, माने आधा दिखाई देगा आधा नहीं दिखाई देगा। तो ये चीज याद रखिएगा। तो ये जो कोशिका, एक तरीका से कोशिका झिल्ली है या फिर प्लाज्मा झिल्ली है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है, सबको हम एक एक करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले आपको देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को किस नाम से जानते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एक तरीका से हम यहाँ पे लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसके अंतर्गत, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक संरचना को क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत O2 का परिवहन होता है और इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण के नाम से जानते हैं।
किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीश्वसन के नाम से जानते हैं। तो माइटोकांड्रिया की आंतरिक संरचना को क्रिस्टी कहते हैं और माइटोकांड्रिया में O2 का परिवहन होता है और उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं, यानी O2 की उपस्थिति में भी ऑक्सीश्वसन होता है। दूसरी चीज आपको यहाँ से याद रखना है कि इस माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है और क्रेब्स चक्र जो चलता है इससे ऊर्जा का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? 38 ATP का निर्माण होता है। जब एक बार साइकिल पूरा करेगा तो क्रेब्स चक्र के दौरान 38 ATP का निर्माण होता है और 38 ATP के निर्माण के कारण एक ग्लूकोज का भी निर्माण होता है। और एक तरीका से कहें कि 38 को जो ATP मिलता है उससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है और एक ग्लूकोज मिल जाएगा तो हमको इससे प्राप्त होती है ऊर्जा। क्या प्राप्त होती है ग्लूकोज से? ऊर्जा। और कितनी ऊर्जा? 4.2 किलो कैलोरी। क्या याद रखिएगा? एक ग्लूकोज से 38 ATP मिलकर के एक ग्लूकोज बनता है और एक ग्लूकोज से ऊर्जा का निर्माण होता है और एक ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा मिलती है। लगभग 2500 हम लोग को कैलोरी चाहिए, किलो कैलोरी चाहिए, तब जाकर के दिन भर का मेंटेनेंस होता है। तो यहाँ से माइटोकांड्रिया के बारे में। और माइटोकांड्रिया का काम क्या रहता है? ऊर्जा का निर्माण करना। माइटोकांड्रिया का क्या नाम मतलब काम रहेगा? ऊर्जा का। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए तो कोई अंग काम नहीं कर पाएगा। जैसे अगर हम कहें कि हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाए तो ऊर्जा जब तक जीभ तक आएगा नहीं तो बात तो किसी को बोलना पड़ेगा तो धीरे। जैसे अगर हम कहें माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया ऐसे कह दे रहे हैं ऊर्जा है तो नहीं रहेगा तो कहेंगे माइटोकांड्रिया, ऐसे कहेंगे, यानी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो ऊर्जा मतलब कहें कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकांड्रिया को कहते हैं। और ये माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण करना। और माइटोकांड्रिया के आंतरिक संरचना को क्रिस्टी के नाम से जाना जाता है और क्रेब्स चक्र जो चलता है वो माइटोकांड्रिया के अंतर्गत ही चलता है। दूसरा आप सीखेंगे गोल्जी बॉडी। क्या इसको कहेंगे? गोल्जी बॉडी। और गोल्जी बॉडी का आपका क्या काम रहता है? यहां से आपको वाला बता दी। गोल्जी बॉडी का क्या काम रहता है? ऊर्जा का परिवहन करना, यानी ऊर्जा जब माइटोकांड्रिया बनाएगा तो उसके कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचा देना, कोशिका के विभिन्न भागों में पहुंचा देना कि लो लो ये लो ये लो, ऐसे बांट बांट के दे देना और सबको काम करने ताकि ऊर्जा चाहिए। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या रहता है कि सभी कोशिकाओं को ऊर्जा देगा। बनाएगा ऊर्जा कौन? माइटोकांड्रिया। बांटेगा ऊर्जा कौन? गोल्जी बॉडी। यानी ऊर्जा का परिवहन करने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। एक और चीज आपको हम बता दें कि इस जो मतलब एक तरीका से कहें कि आप मतलब ऐसे मान लीजिए कि एक मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर एक चीज रहती है जिसको हम यहां से लिख दे रहे हैं, जैसे कंकाल का काम करता है। यानी कोशिका झिल्ली में अगर कहें तो एक किसके काम का काम मतलब क्या काम करता है? कंकाल तंत्र का काम करता है। यानी कोशिका झिल्ली जो उसको पचकने से बचाएगा, दाने दाने टाइप का रहेगा, उसको पचकने से बचाएगा। और यह जो होता है ये मतलब एक ही प्रकार के होता है लेकिन दो भाग होता है। जैसे देखिए ये मेरा हाथ है तो ये जो कंकाल का काम कर रहा है पचकने से भी रोक रहा है, आई दो भाग के होता है। एक ही चीज है लेकिन भाग दो है। इधर वाला देखे ना चिकना सतह है, इधर वाला दूसरा है। इसी टाइप से एक होता है जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, ER लिखे हैं शॉर्ट में, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदत्त जालिका। हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है अंतःप्रदत्त जालिका, लेकिन इसको याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। तो इसमें दो भाग होता है। एक भाग में क्या होता है? एक भाग जो होता है वो आपका स्मूथ होता है। स्मूथ मतलब चिकना होता है। एक भाग क्या होता है आपका? स्मूथ होता है। एक भाग वाला जो रहता है वो क्या रहता है? स्मूथ रहता है। और यह जो स्मूथ है ये वसा का निर्माण करता है। देखिएगा किसी के जब बुढ़ापे में हो जाती है तो ऐसे झिल्ली एक तरीका से क्या उसको बोले चमड़ा सिकुड़ जाता है, तो उसमें वसा की कमी हो जाती है। महिलाओं में वसा की कमी नहीं होती है। महिलाओं में वसा की मतलब मात्रा ज्यादा रहती है, पुरुषों में वसा की मात्रा कम रहती है। देखिएगा किसी 60 किलो के आदमी को रख दीजिए, मान लीजिए हम 60 किलो के, 60 किलो आदमी को पुरुष के एक जगह रख दीजिए और 60 किलो की औरत को रखिएगा, भैंस की तरह दिखेगी। समझ रहे हैं ना बात? उसमें वसा ज्यादा रहता है। जितना चिपचिपा पदार्थ रहता है, तैलीय पदार्थ रहता है, सब में वसा रहता है। यही देखें कि चोट लगने से भी बचाता है हम लोग को। क्या वसा जो है चोट लगने से बचाता है।
महिलाओं को देखिएगा ठंडी वंडी में कहीं जाएगी तो वो ऐसे नंगे बदन या कम कपड़ा पहन करके काम चला लेंगे। हम लोग एक शॉर्ट पहन लेंगे ऐसे करने लगेंगे तो लोगों में वसा रहता है, तो ठंड से भी बचाता है, चोट लगने से भी बचाता है। तो एक वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक भाग स्मूथ होता है और दूसरा वाला भाग जो होता है वो रफ होता है। रफ कहने का मतलब खुरदुरा होता है। क्या होता है? खुरदुरा होता है। और इस खुरदुरा भाग को हम क्या कहते हैं? राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। स्मूथ वाला किस चीज का निर्माण करता है? मतलब जो चिकना वाला है वो वसा का निर्माण करता है। रफ वाला भाग जो खुरदुरा होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है। और ये राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। ये राइबोसोम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन के। प्रोटीन के भी प्रकार में दो गो, एक 80 सेंटीमेशन माने 80 एस वाला, और एक होता है 70 एस वाला जिसको हम सेंटीमेशन कहते हैं। क्या कह देते हैं उसको? सेंटीमेशन कहते हैं। तो 70 वाला 80 वाला 80 वाला है ना सूक्ष्म कणों में पाया जाता है। एक तरीका से कहें कि वायरस में, बैक्टीरिया में जो होता है जो जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं उसमें 70 एस पाया जाता है। ये कम प्रोटीन वाला रहता है और ये भारी वाला रहता है, मतलब ज़्यादा प्रोटीन बनाने वाला रहता है। तो हम लोगों में, पेड़ पौधे में, जीव जंतु में जो रहेगा वो 80 पाया जाएगा, लेकिन बैक्टीरिया जो रहेगा, वायरस जो रहेगा उसमें क्या पाएगा? 70 एस वाला पाया जाता है। और एक और चीज़ आपको याद रखना है यहाँ से, जो सेंटीमेशन है, जिन्हें एक तरीका से अगर हम कह दें कि आपको मान लीजिए कि उसे हम देख नहीं सकते हैं, मतलब 70 एस वाला उसमें पाएगा जिसे हम देख नहीं सकते हैं, और 80 वाला उसे पाएगा उसमें पाया जाएगा जिसे हम मतलब देख सकते हैं। और 70 वाला जिसमें पाया जाएगा उसको हम देख नहीं सकते, 80 वाला जिसमें पाया जाएगा उसको हम देख सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। और 20 एमिनो एसिड मिल करके, जब 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तो कितने प्रोटीन का निर्माण होता है? एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से देखने के लिए मिल गया होगा कि 20 एमिनो एसिड मिलता है तो एक प्रोटीन का निर्माण करता है। हम लोगों में कौन सी ऊर्जा पाई जाएगी, मतलब प्रोटीन पाया जाएगा? 70 एस की 80 एस। जितने भी जीव दिखाई दे देंगे ना उसमें 70 नहीं पाया जाएगा, उसमें क्या पाया जाएगा? 80 पाया जाएगा। जो दिखाई नहीं देते हैं, छोटे छोटे, जिसको माइक्रोस्कोप से देखने की आवश्यकता है, उसमें 70 एस पाया जाएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। इसका काम क्या रहता है? ऊर्जा का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी का क्या काम रहता है? ऊर्जा को परिवहन करना, मतलब ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर कोशिकाओं में वितरण करना। ठीक है, आगे वाला पार्ट जो देख रहे हैं ये बना दिए हैं, यहाँ से फिगर, तस्वीर जो है फिगर यहाँ पे बना दिए हैं। इसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में हम यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अब हम देखते हैं, और देखने के क्रम में सबसे पहले हम एक एक करके देखिए। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म उसका नाम लिखे हैं, लेकिन हम आपको बताते चलेंगे। जैसे एम से माइटोकॉन्ड्रिया, जी से गोल्जी बॉडी, सी से सेंट्रोसोम, एल से लाइसोसोम, वी से वैक्यूल्स, और आर से राइबोसोम, और एन से न्यूक्लियस। याद रखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक एक करके काम जो है इसके बताते चल रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है। ऐसे आप समझिए ना, खाली ऐसे समझ लीजिए। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊर्जा का निर्माण करना, इसलिए ऊर्जा निर्माण करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो आपको एक चीज बात बता दें, ये ऊर्जा का निर्माण करेगा लेकिन परिवहन दूसरा कोई करेगा, और उसको बांटने, परिवहन मतलब बांटने का काम करेगा जो गोल्जी बॉडी करेगा। सेंट्रोसोम है जो कोशिका विभाजन करेगा। कोशिका मतलब जैसे यहाँ से कुछ कट गया, यहाँ से फिर उसी के बदले निर्माण करना, जो कटा जैसे उंगली कटा तो उंगली के बदले उंगली ही निर्माण करने का काम कौन करेगा? ये सेंट्रोसोम करेगा। यानी कोशिका जो है विभाजन का काम करेगा, मतलब जैसे अलग अलग आएगा कि दो होगा कि दो या दो से अधिक विभाजन करेगा, तो ये किसका काम रहेगा? सेंट्रोसोम का रहेगा। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। ये के मतलब एक तरीका से कहें, इस प्लाज्मा झिल्ली में पुलिस का काम करता है। किसका काम करता है? पुलिस का काम करता है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करेगा, गोल्जी बॉडी ऊर्जा को बांटने का काम करेगा यानी ऊर्जा परिवहन का काम करेगा, सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन का काम करेगा, लाइसोसोम बड़ा महत्वपूर्ण होता है जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं। केंद्रक है न्यूक्लियस जो है, लाइसोसोम को
या फिर अन्य किसी को आदेश देने का काम करेगा। न्यूक्लियस का काम इसके साथ साथ हम देखते चलते हैं। न्यूक्लियस जो है ये आदेश देने का काम करेगा। न्यूक्लियस जो है केंद्रक है वो क्या देने का काम करेगा, आदेश देने का काम करेगा। अगर देखिए लाइसोसोम का क्या काम रहता है, अगर मान लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बना रहा है तो न्यूक्लियस फोन करेगा, हेलो अरे न्यूक्लियस चाचा देखिए तो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है। तुरंत देखिए लाइसोसोम उसको क्या नहीं काम करेगा, जबरदस्ती काम उससे कराएगा। तो ये बात याद रखिएगा, न्यूक्लियस आदेश देने का काम करेगा और कोई भी इनमें से अपना काम नहीं करेगा तो लाइसोसोम बैठा है पुलिस की तरफ, देखिए काहे नहीं काम करेगा, जरूर धमकाएगा डराएगा, देखिए तुरंत काम करना बंद करो, मतलब काम करना शुरू कर देगा। तो लाइसोसोम पुलिस का काम करता है, न्यूक्लियस आदेश देने का काम करता है। कई बार ऐसे होता है जैसे कि दरवाजा में हाथ चिपटा उपटा जाता है तो उसमें क्या होता है, काला टाइप हो जाता है, तो उसमें काला होते होते थोड़ा सा सब अंगे काम करना बंद कर देगा तो बुखार आ जाएगा। 4-5 दिन के बाद बुखार आ जाएगा, और जब 4-5 घंटे के बाद बुखार आ जाएगा। जब बुखार आ जाएगा तो शरीर में बुखार का आना एक बात जान लीजिए कि जरूरी है। जैसे बुखार आएगा सब बैठा रहेगा, काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा तो उसको थक दिला जरूर चलो सब गोली बॉडी या सेंट्रोसियम माइटोकॉन्ड्रिया सब एकदम तैनात हो जाएगा, जरूर कुछ गड़बड़ है तो ही तो ऐसा काम हो रहा है। तो सब भागेगा, देखेगा कहाँ धीरे धीरे उस पानी छिड़काव कर जैसे ऊर्जा बनाएगा, गोली बॉडी है ऊपर वहन करेगा, सेंट्रोसोम में कोशिका विभाजन करेगा, वैक्यूल से जल का छिड़काव करेगा। ये चलो जैसे देखिए कोई बेहोश हो जाता है तो जल का छिड़काव किया जाता है ताकि जल्दी मतलब फिट हो जाए, ऐसा किया जाता है। राइबोसोम का जो काम रहता है वो प्रोटीन का निर्माण करना सबको पता है, तो न्यूक्लियस आदेश देने का काम करता है। कई बार ऐसे होता है कि न्यूक्लियस काम करना ही बंद कर, मतलब एक तरीके से कोई पागल आ जाता है, वो आदेश देना ही बंद कर देता है। तो आप बताइए जब आदेश नहीं देगा तो सब चिढ़ाएगा। जब न्यूक्लियस पगला जाएगा, काम करना बंद कर देगा तो सब चिढ़ाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा छुट्टी है, काम ही नहीं करेगा। वैक्यूल्स रहेगा, वो जल का छिड़काव करेगा, आज हमारा भी छुट्टी है। तुरंत न्यूक्लियस कहेगा कि खबरदार, अगर कोई ऐसा क्या तो न्यूक्लियस काम नहीं कर रहा है तो क्या है, आप लोग अपना काम करते रहे। कौन सब चिढ़ाएगा लाइसोसोम को, कहा कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, ऐसे सब डरवाएगा। वैक्यूल्स मतलब जो है वो अपने नौटंकी नाच देगा, माइटोकॉन्ड्रिया है अलग नौटंकी चला देगा। लाइसोसोम कहेगा लो अब नहीं मानता, अपने आप को फाड़ लेगा, और जब फाड़ेगा तो सबकी तकलीफें बढ़ जाएगी। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली कहते हैं। तो क्या याद रखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण, गोल्गी बॉडी ऊर्जा परिवहन का काम, सेंट्रोसोम जो होता है वो आपको कोशिका विभाजन का काम, लाइसोसोम जिसको आत्मघाती थैली कहते हैं, और ये क्या इसका काम क्या रहेगा कि मतलब सबको कंट्रोल करके रखना, सबसे काम कराना पुलिस का काम करता है। वैक्यूल्स जो हमारे में मतलब जंतु में छोटा पाया जाता है लेकिन पेड़ पौधे में ज्यादा होता है ताकि वो उसको ज्यादा जल की आवश्यकता रहती है। उसके बाद क्या होता है, राइबोसोम वो आपको काम करेगा प्रोटीन निर्माण करने का, न्यूक्लियस ये आदेश देने का काम करेगा। इसके बीच में कोशिका एक तरीके से जीव द्रव्य भरा रहता है। कौन भरा रहता है, जीव द्रव्य भरा रहता है। क्या भरा रहता है, जीव द्रव्य। कोशिका को जीवित रहने के लिए जीव द्रव्य होना जरूरी है, जिसको जीवन का आधार कहा जाता है। जो सबसे पहले इसका जो डॉट हम दिए हैं वो जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य का नाम किसने दिया था, पुरकिंजे महोदय ने। पुरकिंजे महोदय ने इसका नाम क्या दिया था, जीव द्रव्य दिया था। और जीवन का आधार इसे बताने वाले कौन थे, हेक्सले थे। हेक्सले ने बताया कि जीव द्रव्य जीवन का आधार है, और जीव द्रव्य का नामकरण जो रखा था वो कौन रखा था, पुरकिंजे रखा था। कौन रखा था, पुरकिंजे रखा था। तो उसमें अब आपको और चीज आपको देखना है, जैसे अगर हम कहें कि मुख्य रूप से कोशिका में 2 प्रकार के हम पढ़ते हैं, और 2 प्रकार में पहले वाला को कहते हैं यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। तो ये 2 चीजें जो है ये आपको ध्यान रखना है, कट नहीं ना रहे। नहीं करना चाहिए। प्रोकैरियोटिक, यहाँ से हमको क्या चीज सीखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसको बैक्टीरिया सब होते हैं, और इसमें 70S वाला प्रोटीन पाया जाता है।
प्रोकैरियोटी में कौन होते हैं? 70s वाले। लेकिन छोटा सा जिसमें हम देख नहीं सकते, बैक्टीरिया हो गया, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। प्रोकैरियोटी किसे कहेंगे? जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। एक तरीका से कहें तो प्रोकैरियोटी जो होता है अविकसित होता है, मतलब सब चीज उसमें नहीं होता है। कोशिका भित्ति तो मतलब एक तरीका से रहेगा, कोशिका भित्ति उसमें रहेगा, 70s प्रोटीन रहेगा, लेकिन शेष अंगों का क्या रहता है? अभाव रहता है। यूकैरियोटी जो रहेगा इसमें टीएस पाया जाता है और यह विकसित कोशिका होता है जो हम लोगों में पाया जाता है। तो यूकैरियोटी मतलब हम लोगों में पाया जाएगा, जंतु में पाया जाएगा। अब प्रोकैरियोटी जो है अविकसित रहता है और 70s सेंडिमेशन यानी कम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यह क्या है? बैक्टीरिया में विशेष करके पाया जाता है। ये चीज आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको जानना जरूरी रह जाता है। एक और चीज है, तो देखिए प्रोकैरियोटी यूकैरियोटी में, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये जो प्रोकैरियोटी होता है अविकसित होता है, यूकैरियोटी विकसित होता है। इसमें 80 सेंटीमीटर पाया जाता है, इसमें 70s पाया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी, ये दो ऐसे चीज हैं, ये आप देखिए यूकैरियोटी भी है और प्रोकैरियोटी भी है। ये जितना है सब, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी सब जो है 80s ऊर्जा का निर्माण करता है। लेकिन आपातकाल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी 70 अपने आप की देखिए भाई ऊर्जा बनाएगा 80 के, तो सबको बांटेगा ना, सबके लिए ऊर्जा बनाएगा, सबके पास पहुंचाएगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी 70s प्रोटीन का भी निर्माण करता है, लेकिन वो किसी को देगा नहीं, अपने लिए निर्माण करता है। किसके लिए निर्माण करता है? अपने लिए वो निर्माण करता है, वो किसी को देने वाला नहीं है, तो वो अपने लिए निर्माण करता है। चलिए, तो यहाँ से जो यूकैरियोटी के बारे में क्या बोले कि विकसित होता है और प्रोकैरियोटी जो है विकसित नहीं होता है। ये जो होता है वो बैक्टीरिया जीवाणु में पाया जाता है, ये जो यूकैरियोटी है वो हम लोगों में पाया जाता है। ये चीज यहाँ से बताए। लेकिन पेड़ पौधे, एक और चीज आपको बता दें कि जब आप बनाइएगा जीव द्रव्य जैसे ये सब बनाए हैं यानी सेल के बारे में, तो पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका ये जो बनेगा वो चौकोर बनेगा। क्या बनेगा? चौकोर बनेगा। इसमें प्लाज्मा झिल्ली तो होती ही है, प्लाज्मा झिल्ली के साथ साथ एक तरीके से कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। प्लांट सेल जब बनाइएगा तो चौकोर बनाइएगा। आप कोशिका झिल्ली प्लस कोशिका भित्ति दोनों है प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी पादप जो कोशिका है उसमें पाया जाता है। हम लोगों में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। तो पादप कोशिका चौकोर बनेगा और जो गोला है वो बनेगा जंतु कोशिका। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है और हम लोगों में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अब देखिए यहाँ से जो लॉग मतलब जिसको कहते हैं पेड़ पौधे में पाया जाता है प्लास्टिड, क्या नाम है इसका? प्लास्टिड। ये किस में पाया जाता है? पेड़ पौधे में, जिसको हिंदी में कहते हैं लॉग। क्या नाम देते हैं इसको? लॉग निर्माण देते हैं। तो देखिए लॉग उसको हिंदी में कहते हैं। तो ये प्लास्टिड जो है 3 प्रकार के होता है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं हरित लौक और इसका काम रहता है भोजन निर्माण करना। क्या करना? इसका भोजन निर्माण करना। इसका ल्यूकोप्लास्ट जिसको अवर्णित कहते हैं, क्या कहते हैं? अवर्णित। आप क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं हरित लौक। भोजन निर्माण का काम क्लोरोप्लास्ट करेगा और इसी क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण हरा रंग को समझ ही रहे। तो देखिए अवर्णित जो है ल्यूकोप्लास्ट, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अवर्णित को ल्यूकोप्लास्ट। ये भोजन को स्टोर करेगा। भोजन को क्या करेगा? स्टोर करने या जमा करने का काम करेगा। लेकिन भोजन बनाने का काम कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। ये जो वर्णित लौक है ये किसी चीज में रंग प्रदान करेगा। रंग उसको अगर किसी देखिए जैसे गाजर है अलग रंग का रहेगा, आलू है अलग रंग का रहेगा। तो जब किसी पेड़ पौधे में या पत्तियों में किसी चीज में रंग लाना है तो ये काम कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट करेगा, जिसको वर्णित लौक कहते हैं।
ये क्या करेगा, रंग प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा, रंग प्रदान करेगा। जैसे लाइकोपीन में क्या होता है, मतलब लाइकोपीन किस में होता है, टमाटर, ताकि उसी के कारण टमाटर क्या होता है, लाल रंग का होता है। फिर कैरोटीन है तो गाजर में पाया जाता है। बीटानोन है वो चुकंदर में पाया जाता है। सोलेनिन है ये आलू में पाया जाता है। मेलानिन है तो ये किस में पाया जाता है आपको, ये त्वचा, जैसे हम लोग कहें कि अगर जितना, देखिए त्वचा में कह रहे हैं लेकिन अलग अलग चीजें समझना है। जिसमें मेलानिन की मात्रा जितने ज्यादा रहेगी वो उतना ही गोरा रहेगा। जिसमें मेलानिन की मात्रा जितने ज्यादा रहेगी वो उतना ही गोरा रहेगा। जिसमें मेलानिन की मात्रा जितने कम रहेगी वो मेरे जैसा पाया जाएगा, ब्लैक पाया जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। तो मेलानिन जो ज्यादा रहेगी तो गोरा होगा और कम रहेगा तो काला होगा। एक बार फिर से यहाँ से रिपीट कर देते हैं। चौकोर जो बनेगा वो कौन सी कोशिका है, पादप कोशिका है। जो गोला बनेगा वो जंतु कोशिका है। माइटोकांड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। इसका काम क्या रहता है, ऊर्जा का निर्माण करना। गोल्गी बॉडी का काम रहता है ऊर्जा का परिवहन करना। सेंट्रोसोम का काम रहता है कोशिका विभाजन करना। लाइसोसोम जो पुलिस का काम करता है, जिसको लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। वैक्यूल्स जो पानी पहुंचाने का काम करता है। और एक और चीज याद लीजिए, वैक्यूल्स जो है अगर मतलब 1% पानी की अगर कमी हो जाए तो हमको प्यास लगती है, 10% की पानी की कमी हो जाए तो समझिएगा हमारा डिब्बा गायब हो जाए। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन निर्माण करता है। न्यूक्लियस है ये आदेश देने का कहते हैं, जिसको एक तरीका से कहें कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था न्यूक्लियस का खोज। और ये आदेश देने का काम करता है, जिसको कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। और जीव द्रव का खोज नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने कहा था। और जीव द्रव को जीवन का आधार किसने बताया था, हेक्सले ने बताया। बाकी ये चीज है, प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर तो जरूर करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी।